जो हम पढ़ रहे थे हमारा सेकंड चैप्टर उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत, और उसके फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा उपभोक्ता के बारे में, उपयोगिता के बारे में। हमने बात की थी कुल उपयोगिता की, कि हमें वस्तु से जो इकाइयाँ उपभोग करने से हमें जो उपयोगिता प्राप्त होती है उसका योग कहलाता है कुल उपयोगिता। और उसके बाद हमने बात की सीमांत उपयोगिता के बारे में, कि हर एक अगली इकाई का उपभोग करने से कुल उपयोगिता में होने वाला परिवर्तन सीमांत उपयोगिता कहलाता है। और हमने इनको डायग्राम से समझा था, इनके बीच संबंध को बताया था। हमने कहा था कि सीमांत उपयोगिता क्या होती है, जैसे जैसे हम अतिरिक्त इकाई का उपभोग करते हैं सीमांत उपयोगिता घटती चली जाती है। तो बच्चों इसी से हमारा बनता है सीमांत उपयोगिता हास नियम, जिसके बारे में चर्चा करेंगे हम इस वीडियो में। ठीक है बच्चों, करें स्टार्ट। तो हमारा जो सिद्धांत है उसका नाम है सीमांत उपयोगिता हास नियम। हमने ये बताया था कि उपभोक्ता के व्यवहार को समझने के लिए दो प्रकार के विश्लेषण होते हैं, एक तो होता है गणनावाचक और एक होता है क्रमवाचक। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं गणनावाचक विश्लेषण की, जिसके हिसाब से उपयोगिता की क्या की जाती है, गणना की जाती है। और यहाँ पर हम उसी की चर्चा कर रहे हैं और उसी के अंतर्गत आता है सीमांत उपयोगिता हास नियम, जिसके अनुसार उपभोक्ता जैसे जैसे वस्तु की अतिरिक्त इकाई का उपभोग करता चला जाता है सीमांत उपयोगिता घटती चली जाती है। ये तो हम डे टू डे की लाइफ में भी देखते हैं कि हमें जैसे ही किसी वस्तु कोई वस्तु चाहिए होती है तो वो हमारे पास आ जाती है, तो शुरू में तो उससे हमें उपयोगिता काफ़ी प्राप्त होती है, लेकिन जैसे जैसे उसका अथाह होता चला जाता है, वो बढ़ती चली जाती है, तो क्या होता है, उससे प्राप्त होने वाली उपयोगिता घटती चली जाती है। तो इसी पर आधारित होता है सीमांत उपयोगिता हास नियम। सीमांत उपयोगिता हास नियम जिसे बोलते हैं लॉ ऑफ डिमिनाइजिंग मार्जिनल यूटिलिटी। जो MU है, मार्जिनल यूटिलिटी है, उसके घटने की यहाँ पर बात की जाती है। यह एक सार्वभौमिक नियम है। सार्वभौमिक नियम तो होगा ही, क्योंकि सीमांत उपयोगिता घटती चली जाती है, जो कि हर सेक्टर में लागू होता है। नियम क्या कहता है कि यदि निश्चित समय में किसी वस्तु की अतिरिक्त इकाइयों का प्रयोग किया जाता है तो वस्तु की अगली इकाई से प्राप्त सीमांत उपयोगिता क्या होती है, घटती चली जाती है। आपको यही याद रखना है कि इस नियम के अनुसार क्या होता है, जैसे जैसे वस्तु की अगली इकाई का उपभोग किया जाता है तो उससे प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता घटती चली जाती है। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि सीमांत उपयोगिता क्या होती है, घटती हुई होती है। नहीं पढ़ा था हमने, तो वही ये सीमांत उपयोगिता हास नियम बताता है। ठीक है, आप देख रहे हो यहाँ पर कि पहला जो सेब है हमने उसका उपभोग किया तो हमें इतनी सीमांत उपयोगिता मिली। दूसरा सेब हमने जो खाया तो उससे प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता कम हो गई। जब हमने तीसरा खाया तो और भी कम हो गई। अब हम और भी उपभोग करेंगे तो और कम हो जाएगी। बाद में ऐसा हो कि कुछ ही ना हो और लास्ट में ऋणात्मक भी हो जाती है। तो यही बात यहाँ पर सीमांत उपयोगिता हास नियम कहता है। ठीक है बच्चों, ये जो सारणी है जो कि हमने पिछले वाले वीडियो में भी जानी थी, वही सारणी यहाँ पर हम यूज़ करेंगे सीमांत उपयोगिता हास नियम को पढ़ाने में भी, कि कुल उपयोगिता में होने वाला परिवर्तन क्या होता है, सीमांत उपयोगिता। कि यहाँ पर पहली इकाई का उपभोग किया तो 0 कुल उपयोगिता मिली, 0 ही क्या हो गई, सीमांत उपयोगिता। दूसरी इकाई से प्राप्त होने वाली जो कुल उपयोगिता वो कितनी हुई, 10, तो सीमांत उपयोगिता कितनी हुई, 10, क्योंकि कुल उपयोगिता में होने वाला परिवर्तन ही होता है ना सीमांत उपयोगिता। अब कुल उपयोगिता में परिवर्तन 6, फिर 4, 20 से 22 2, 22 से 22 0 और 22 से 20 -2। तो हम यहाँ दोनों डायग्राम बना लेते हैं कि कुल उपयोगिता, अर्थात इस तरीके से हमने पिछले वाले में भी बनाया था, अब तो आपको बनाना भी आ गया होगा आसानी से। ये हो गई हमारी MU। ठीक है, TU यहाँ कुल उपयोगिता दर्शाएंगे, यहाँ MU, ये X और ये X। तो कुल उपयोगिता क्या होती है, पहले बढ़ती है, फिर अधिकतम होती है और फिर घटने लगती है। सीमांत उपयोगिता हमेशा से घटती हुई होती है, शून्य होती है और ऋणात्मक। जहाँ कुल उपयोगिता अधिकतम होती है वहाँ सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होती है। ये डायग्राम यहाँ शो करेंगे। चूँकि हम बात कर रहे हैं सीमांत उपयोगिता हास नियम की, तो हम इस पर फोकस करेंगे। इसके अनुसार जैसे जैसे अगली इकाई का उपभोग किया जाता है, जैसे 1 2 3 4 जो भी हम इकाई का उपभोग करेंगे, तो उसके बाद सीमांत उपयोगिता क्या होती चली जाएगी, घटती हुई हो जाएगी। और भी अधिक इकाई का उपभोग करेंगे तो शून्य हो जाएगी, और इसके बाद भी यदि हम उपभोग करते हैं तो सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होती है। यही सीमांत उपयोगिता हास नियम कहता है। अब सीमांत उपयोगिता हास नियम क्या काम में आता है, सीमांत उपयोगिता हास नियम से हम क्या करते हैं, मांग वक्र की उत्पत्ति करते हैं। बच्चों आप मांग अलग से टॉपिक पढ़ोगे इसी लेसन में, लेकिन हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि सीमांत उपयोगिता हास नियम से कैसे मांग वक्र बनता है। मांग
जो व्यष्टि अर्थशास्त्र का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, मांग क्या होती है, पहले हम थोड़ी सा अध्ययन कर लें। हालांकि इसके बारे में डिटेल में हम आगे जानेंगे। मांग क्या होती है कि व्यक्ति को वस्तु और सेवाओं की क्या होती है, आवश्यकता होती है, क्योंकि वो वस्तु और सेवाएं व्यक्ति की क्या करती हैं, आवश्यकताओं को संतुष्ट करती हैं। तो इसके लिए वो क्या करता है, उसकी मांग करता है, की डिमांड करता है। जब वो डिमांड करता है तब उत्पादक के द्वारा उसकी पूर्ति की जाती है, सप्लाई की जाती है, तब जाके मनुष्य की आवश्यकताओं की क्या होती है, संतुष्टि होती है। जैसे अभी आपको पेन की आवश्यकता है, तो आपने क्या किया, पेन की मांग की, तो मार्केट में पेन मिला तो आपने उसका उपभोग किया। इससे पहले अभी जैसे कोरोना महामारी चल रही है, तो इससे पहले मास्क यूज़ में नहीं लिया जाता था। अब मास्क को इम्पॉर्टेंट बता दिया, मास्क सबके लिए ज़रूरी बता दिया, तो क्या हुआ, मास्क की एकदम से मांग बढ़ी, लोगों ने मांग की, तो मार्केट में उसकी सप्लाई हुई ना हुई, ताकि कि आपकी मांग को पूरा किया जा सके, आपकी आवश्यकताओं को संतुष्ट किया जा सके। तो यही क्या होती है, मांग होती है। तो यहाँ पर भी लिखा है कि वस्तु की मात्रा जिसे उपभोक्ता दिए हुए मूल्य और आय पर खरीदने के लिए इच्छुक होता है, समर्थ होता है, उसे उस वस्तु की क्या कहते हैं, मांग। मांग के लिए दो चीज़ इंपॉर्टेंट है, उपभोक्ता अपनी आय जो उसके पास होती है, जो कि दी हुई होती है, और वस्तु की दी हुई कीमत। भाई वो आय भी देखता है कि मैं इस आय में वस्तु को खरीद सकूंगा या नहीं, और वस्तु की कीमत भी देखता है कि हाँ ये कीमत मेरे लिए अप्रोप्राइट है या नहीं है। तो अपनी आय और वस्तु की कीमत को देखते हुए किसी वस्तु और सेवाओं को खरीदने के लिए क्या होता है, सक्षम होता है, इच्छुक होता है, समर्थ होता है, तो उसे ही उस वस्तु की क्या कहते हैं, मांग कहते हैं। मांग के लिए बहुत अति आवश्यक है कि वस्तुओं की कीमतें होनी चाहिए, उपभोक्ता की आय दी हुई होनी चाहिए, और उपभोक्ता उस वस्तु को खरीदने के लिए सक्षम भी होना चाहिए, समर्थ भी होना चाहिए और इच्छुक भी होना चाहिए। आ रहा है बच्चों समझ में? तो यहाँ पर मांग की डेफिनेशन दे रखी है कि वस्तु की मात्रा जिसे उपभोक्ता दिए हुए मूल्य और आय पर खरीदने के लिए इच्छुक होता है, समर्थ होता है, उसे उस वस्तु की क्या कहते हैं, मांग कहते हैं। ठीक है। अब सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम का मांग से क्या कनेक्शन है, वो भी हम देखेंगे। मांग वक्र सबसे पहले हम बात करें, क्योंकि सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम से ही क्या होती है, मांग वक्र की व्युत्पत्ति होती है। तो हम पहले मांग वक्र देख लें कि मांग वक्र क्या होता है। वस्तु की विभिन्न कीमतों पर मांगी जाने वाली मात्रा जो होती है उसकी रेखीय प्रस्तुति क्या होती है, मांग वक्र। बच्चों जब हम मांग को डिटेल में पढ़ेंगे ना, तो हम मांग वक्र को भी डिटेल में पढ़ेंगे कि किस तरह से मांग वक्र बनाया जाता है, ये मांग वक्र क्या शो करता है। मैं आपको थोड़ा सा ये बता देती हूँ कि क्या होता है कि कोई भी वस्तु है जब वो महंगी होती है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, महंगी वस्तु को कम खरीदते हैं। हम ये सोचते हैं इसकी प्राइस डाउन होएगी तब हम ऐसे खरीदेंगे। तो कहने का तात्पर्य है कि वस्तु की कीमतें बढ़ने पर क्या होती है, मांगी जाने वाली मात्रा कम हो जाती है। और कोई वस्तु जब सस्ती होती है तो उसको खरीदने वाले बहुत उम्मीदवार हो जाते हैं। तो वस्तु की कीमत क्या होती है, घटती है, तो मांगी जाने वाली मात्रा भी बढ़ती है। तो कीमत और जो मांग मात्रा है उसकी जो रेखीय प्रस्तुति है उसी को हम क्या कहते हैं, मांग वक्र। जैसा कि मैं आपको बता रही हूँ कि मांग वक्र क्या दर्शाता है कि वस्तु की कीमत जब बढ़ती है तो मांगी जाने वाली मात्रा घटती है। ये तो हम हमारी नॉर्मल लाइफ में भी देखते हैं कि यदि टमाटर की कीमत बढ़ जाती है तो हम सब्जी में टमाटर डालना ही क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं, कम कर देते हैं उसकी मात्रा। और जब टमाटर की कीमत क्या हो जाती है, कम हो जाती है, तो हम क्या करते हैं, टमाटर बहुत सारे खरीद लेते हैं, हम उसमें सूप भी बनाएंगे, सब्जी में भी डालेंगे और भी उसका बहुत सारे यूज़ करने लग जाते हैं। होता है नहीं होता है? तो कहने का तात्पर्य है कि वस्तु की कीमत कम होने पर मांगी जाने वाली मात्रा बढ़ जाती है, वस्तु की कीमत बढ़ने पर मांगी जाने वाली मात्रा कम हो जाती है। तो ये कीमत और मांग मात्रा, इसके संबंध को जो दर्शाता है रेखा चित्र रूप में, उसे ही हम क्या कहते हैं, मांग वक्र कहते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पर यही है कि मांग वक्र वस्तु की विभिन्न कीमतों पर मांगी जाने वाली मात्रा की क्या है, रेखीय प्रस्तुति है, कीमत को और मांग मात्रा को ये शो करता है। अब मांग का नियम क्या कहता है, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। मांग का नियम जैसे मैंने आपको बताया कि किसी वस्तु की कीमत कम होने पर वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, और कीमत बढ़ने पर वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा कम हो जाती है। अर्थात कीमत अर्थात P और Q, इसका रिलेशनशिप क्या होता है कि कीमत जब बढ़ती है तो मांग मात्रा घट जाती है, कीमत जब घटती है तो मांग मात्रा बढ़ जाती है। अर्थात दोनों में ऋणात्मक संबंध होता है, एक बढ़ती है तो दूसरी घटती है, एक घटती है तो दूसरी बढ़ती है। इसे ही हम मांग का नियम कहते हैं कि मांग के नियम के अनुसार उपभोक्ता का
कम मूल्य पर वस्तु की अधिक मात्रा और अधिक मूल्य पर वस्तु की कम मात्रा खरीदता है, अर्थात कीमत और मांग मात्रा में ऋणात्मक संबंध होता है। हमने जब कल बात की थी कि धनात्मक संबंध क्या होता है, जब बढ़ता हुआ वक्र होता है। जब हमने उत्पादन संभावना वक्र पढ़ा था तब हमने बात की थी ना कि जो दो वस्तुओं के विभिन्न संयोग को दर्शाने वाला वक्र होता है, तो ये भी क्या होता है, ऋणात्मक ढाल का होता है। तो इसी प्रकार मांग वक्र भी क्या होता है, ऋणात्मक ढाल का होता है, जो कीमत में और मांग मात्रा में ऋणात्मक संबंध को दर्शाता है। तो जैसे हमने मान लिया यहाँ पर है कीमत और यह है मांग मात्रा, तो इस तरीके से ये ऋणात्मक संबंध को दर्शाता है डी अर्थात मांग वक्र। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। ये मांग वक्र आगे भी आपको पढ़ने को मिलेगा, तो इसको आप अभी से समझ लीजिए। तो हमने बात की थी सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम की, और उसी से हम मांग वक्र की व्युत्पत्ति कर रहे नहीं कर रहे। तो सीमांत उपयोगिता का अर्थ क्या होता है कि एक वस्तु की अतिरिक्त इकाई का उपभोग करने से जो सीमांत उपयोगिता है वो घटती चली जाती है। और मांग वक्र क्या कहता है कि कीमत कम होती है तो मांग मात्रा बढ़ जाती है, और कीमत बढ़ती है तो मांग मात्रा घट जाती है। तो ये दोनों आपस में कैसे कोरिलेटेड है, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम किस तरीके से मांग वक्र का निरूपण करता है, वो हम यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, पहले हम एक डायग्राम देख लेते हैं। ये था हमारा सीमांत उपयोगिता वक्र, मान लो हमने इतना ही बनाया, ठीक है, और ये है हमारा मांग वक्र। तो आप क्या देख रहे हैं बच्चों कि यहाँ पर मांग वक्र और सीमांत उपयोगिता वक्र लगभग दोनों एक जैसे हैं। ये भी ऋणात्मक होता है, ढाल का होता है, और ये भी ऋणात्मक ढाल का होता है। ऐसा क्यों होता है, अब समझो। मांग वक्र का ऋणात्मक ढाल किसकी वजह से होता है, ह्रासमान सीमांत उपयोगिता की वजह से ही होता है। भाई सीमांत उपयोगिता क्या होती है, घटती हुई होती है, इसी वजह से मांग वक्र का ढाल कैसा होता है, ऋणात्मक होता है। अर्थात इसके ढाल को दिखाता है ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम। क्योंकि देखो, जैसे कि कोई एक वस्तु है जिसकी हमें बहुत अधिक आवश्यकता है, तो हम उसके लिए अधिक कीमत देने को भी तत्पर होते हैं, लेकिन हमें उससे उपभोग मिल गया, मतलब उससे हमें कुछ संतुष्टि मिली, तो उसकी अगली इकाई के लिए हम वही कीमत देने के लिए तत्पर नहीं होंगे। और इसी प्रकार उसकी और अधिक इकाई मिलती चली जाएगी, हमें ज़्यादा मिलती चली जाएगी वो चीज़, तो हम उसकी ज़्यादा कीमत देने को तत्पर नहीं होंगे। तो कहने का तात्पर्य यही हो गया ना कि क्या होता है, जब वस्तु की अधिक मांग मात्रा हुई तो कीमत क्या हो गई, कम हो गई, नहीं हो गई। आ रहा है बच्चों समझ में कि हर अतिरिक्त इकाई के लिए उपभोक्ता कम कीमत देने को तत्पर होता है। समझ में आ रहा है। तो वस्तु की जो सीमांत उपयोगिता है उसी से ही कीमत का निर्धारण होता है, या हम कह सकते हैं P बराबर MU। ठीक है, कि वस्तु की सीमांत उपयोगिता वही कीमत का निर्धारण करती है। उपभोक्ता हमेशा वस्तु की सीमांत उपयोगिता के आधार पर ही कीमत देता है। चूंकि हर अगली इकाई से प्राप्त सीमांत उपयोगिता क्या होती है, घटती चली जाती है, इसीलिए उपभोक्ता अधिक इकाइयों के लिए कम कीमत देने को तत्पर होता है। इसीलिए कम कीमत पर अधिक मात्रा खरीदने के लिए तत्पर होता है, और अधिक कीमत पर कम मात्रा खरीदने के लिए तत्पर होता है। समझ में आ रहा है आगे बच्चों समझ में कि अधिक मात्रा उसको मिलती चली जाएगी, मतलब वो और अधिक मात्रा खरीदेगा तो कीमत को क्या कर देगा, कम कर देगा। आ रहा है समझ में। और कम मात्राओं पे वो कीमत को क्या कर देगा, बढ़ा देगा। तो यही मांग का नियम कहता है, और इसी हिसाब से यहाँ लिखा हुआ है कि ह्रासमान सीमांत उपयोगिता नियम के अनुसार वस्तु की प्रत्येक अगली इकाई से क्या प्राप्त होती है, कम सीमांत उपयोगिता प्राप्त होती है। अतः व्यक्ति प्रत्येक अगली इकाई के लिए उतनी मूल्य देने के लिए इच्छुक नहीं होगा। इसीलिए मांग वक्र क्या होता है, ऋणात्मक ढाल का होता है। हर अगली इकाई के लिए सीमांत उपयोगिता घटती हुई होती है, इसीलिए उपभोक्ता कम कीमत देने को तत्पर होता है। इसीलिए मांग वक्र ऋणात्मक ढाल का होता है। कीमत और मांग मात्रा में ऋणात्मक संबंध होता है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। तो ये था सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, जिसके आधार पर हमने पढ़ा कि हर वस्तु की अगली इकाई के लिए सीमांत उपयोगिता घटती हुई होती है, इसीलिए मांग वक्र ऋणात्मक ढाल का होता है। हमने सीमांत उपयोगिता वक्र से किस प्रकार से मांग वक्र का निरूपण किया वो हमने यहाँ पर जाना। इसी के साथ ये वीडियो यहाँ समाप्त होता है। अब आगे के वीडियो में हम क्या जानेंगे, आगे के वीडियो में हम पढ़ेंगे क्रमवाचक विश्लेषण के बारे में। अभी हमने गणनावाचक विश्लेषण के बारे में पढ़ा कि किस प्रकार से सीमांत उपयोगिता से मांग वक्र का निरूपण हुआ, उपयोगिता क्या होती है, कुल उपयोगिता क्या होती है, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम क्या होता है। अब हम दूसरा जो हमारा विश्लेषण है क्रमवाचक विश्लेषण, जिसमें उपयोगिता को मापा नहीं जा सकता बल्कि उपयोगिता का क्रम निर्धारित किया जाता है, इसके बारे में हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ये सारी चीज़ें अपनी कॉपी में नोट कीजिएगा, अच्छे से पढ़िएगा, मेरे साथ बने रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।